मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? शुरू करते हैं। सर, मेरा इन्वायरमेंट का पेपर हुआ था, इसमें 50 में से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास से थे। क्या बात है, वंडरफुल। ये मैसेज मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सक्सेस होकर निकलते हैं फ्लाइंग कलर के साथ। तो इस बार कट ऑफ 52 पॉइंट, हाँ कट ऑफ इतना ही रहा। मैंने सुबह, आप लोगों ने शायद क्लास नहीं देखी, आप लोग थोड़ा सा जल्दी उठते नहीं हैं, ये अपने इस जो मुलायम से जिस्म है आरामदायक, उसको थोड़ा तकलीफ़ कम देते हैं। तो सुबह वाली क्लास देख लीजिएगा, वहाँ मैंने आपको सारे रीज़न बताए हैं। आज मैंने कुछ माइक्रो मैनेजमेंट के बारे में बताया, 2-3 रातों से बहुत परेशान थे, रिजल्ट आने के बाद काफ़ी एनालिसिस किया, तो जो मुझे समझ में आया वो मैंने बता दिया। आपकी जो समझ हो उसके हिसाब से वो समझ लीजिएगा। जिन लोगों ने नहीं सुबह की क्लास देखी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सभी लोग अच्छे ताकतवर हो जाओगे तो जो सीरियस ओजांकियन है उनका क्या होगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन केबीसी में पूछा गया था। अच्छा हाँ, किसी ने मुझे शेयर किया था। तो नहीं देखी तो देख लेना। आज मैंने उसमें सिलेबस के साथ साथ जो भी हमारे टॉपर्स के रिजल्ट आए हैं उनके बारे में बताया। कैसे आपको एक दिन में मैनेज करना होगा कॉन्सेप्ट। मैंने आज एक वर्ड नया यूज़ किया, डोमेन एंड सब डोमेन। तो पढ़ाई में डोमेन और सब डोमेन कैसे बनाते हैं, कैसे लिंक करते हैं आपस में, ठीक है। टाइम टेबल में हमें कैसे क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव भी होना होगा, यानी गुणात्मक भी हमें पढ़ाई करनी होगी। वो सब चीज़ें मैंने आपसे शेयर की। तो जिन महानुभावों को समय नहीं मिला, वो सुबह 8 बजे होता है, दिक्कत होती है कई बार। तो कोई बात नहीं, समय निकाल कर अपना जो कीमती समय है अगर देख लेंगे तो आपके काम आ जाएगा। नहीं तो आपको उसमें ये भी बता दिया था, ये भी लॉजिक दे दिया था, कट ऑफ क्यों नीचे गई, समझ गए होगे। और क्यों IITians या जो है एलीट क्लास के जो बच्चे हैं, जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्यों डोमिनेंस कर रहे हैं, हिंदी माध्यम क्यों सिमट रहा है, ये सारे आज मैंने वहाँ जवाब दिए हैं। अब वो समझ पाओ तो बढ़िया है, नहीं समझ पाओ तो कोई बात नहीं है। आई लर्न फर्स्ट टाइम टू डोमेन। अब देखो, मेरा ही काम है थिंकिंग करना। बहुत रात तक कल मैं जगता रहा इसी चीज़, रिजल्ट को बार बार पढ़ता रहा, उस पर डिस्कशन मेरा चलता रहा, क्या चीज़ चल रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है। हालांकि बहुत पहले मैंने आगाह कर दिया था कि ये चीज़ें होंगी, तो बड़ा सीरियसनेस के साथ पढ़ो। कल जो मैंने वीडियो डाली थी टॉपर की, उसको भी आप देख सकते हो। NCERT क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। चलो, शुरू करें। तो कल हम लोग बात कर रहे थे मगध साम्राज्य के बारे में। ये काफ़ी बड़ा हो गया था यहाँ पर, अगर आप देखें इसको तो बहुत दूर तक इसका विस्तार था। तो मगध उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था। अभी किसी ने पूछा कि एक बार मगध को समझा दें। तो मगध वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, एक उस समय का सबसे ताकतवर महाजनपद था। बहुत से इसमें शासक हुए, हरिणक हुए, शिशुनाग वंश हुआ, नंद वंश हुआ, ये अलग अलग डायनेस्टीज थी, अलग अलग वंश थे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस, इस समय ही अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। किसी ने पूछा अलेक्जेंडर को सिकंदर क्यों कहा जाता है। देखो, भ्रंश होता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सिंधु वालों को हिंदू क्यों कहा जाता है, तो अभ्रंश होते हैं, आप कहाँ से अपना इनपुट लेते हैं। तो अलेक्जेंडर बेसिकली उसका नाम था ग्रीक, 326 BC में। नंद वंश को किसने उठाकर बाहर फेंका था? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त चाणक्य की मदद से जो है वो मौर्यन डायनेस्टी यानी मौर्य वंश की उसने स्थापना की थी। ये सिर्फ बेसिक जानकारी है, हिस्ट्री की डेट्स वेट्स नहीं है। डेट्स वाला नंबर अभी इस 2 चैप्टर के बाद आ रहा है, ठीक है। सब तुम्हें बिल्कुल आसानी से जाएगा। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं, और वो है कि कैसे इंडियन जो हिस्ट्री है और इंडियन कल्चर है और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक बार आपको समझ में आ जाए। तो मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक इतिहास के टीचर की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने स्टूडेंट को इतनी गहराई से चीज़ों को पढ़ाए और गहराई से समझाए। ये रिम्पी जी हैं, बहुत दिन से लगातार मैसेज कर रही हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अंकिता जी के साथ इंट्रोडक्शन कीजिए, उनकी ज्वाइनिंग आ गई है, वहाँ उन पहले सर्विस में थी, बिजी चल रही हैं। कहो तो जूम मीटिंग करा दे तुम्हारे, और ऐसा वो क्या बता देंगी जो हम नहीं बता पाते हैं, जरा मेरे को बताओ तो क्या ऐसा बता देंगी। या दोनों स्टूडेंट जो मेरे आए अभी, आज एक और वीडियो जाएगी, फिर कल और जाएगी, परसों और जाएगी, तो डेली अब वीडियो तुम्हें ऐसा वो क्या ऐसा बता रहे हैं तुमने, अगर वीडियो देखी होगी जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। स्टूडेंट तो मेरा ही है,
तो समझ में नहीं आता कि तुम लोग क्या चीज़ चाहते हो और उसके बताने से तुम्हारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा। कितने तुम पूरा चैनल छान मारो, कोई भी तुम्हें ये नहीं बता रहा होगा कि जैसे आज मैंने सुबह माइक्रो मैनेजमेंट बताया, कैसे टॉपिक और डोमेन, मुझे एक टॉपर दिखा दो जिसने तुम्हें किसी भी इंटरव्यू के बारे में बात किया, एक भी कोई दिखा दो। वो सिर्फ ये कहता हाँ अच्छे से पढ़ते रहिए, आत्मविश्वास बना के रखिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, फेलियर को स्वीकार करना सीखिए, मेंस के लिए ये बुक है, प्री के लिए बुक है, तुमने सुन लिया, तुम्हें समझ में आ गया, तुम अगली टॉपर तुम हो। ठीक है, जब तक तुम उसको इंप्लीमेंट करना नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। 1 घंटे में चिल्ला रहा हूं तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, 15 मिनट वो क्या बोल देगी जो तुम्हें समझ में आ जाएगा, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। ये देखो अभी इनका दर्द कम नहीं हुआ है। सर यही सबसे हिंदी मीडियम का ये हाल हुआ है। हाँ कई कारण, सुबह क्लास देखोगे समझ जाओगे हिंदी माध्यम कहाँ घुसा है और अभी कहाँ और जाएगा। ठीक है, आज की क्लास देख जरूर लेना, मेरा निवेदन है आप लोगों से, अगर कुछ तुम्हें समझ में आया तो। विक्रमादित्य ने कहा क्या सर सीसैट में हिंदी गद्यांश कठिन था? देखो भैया, मैं तुम्हारा टीचर हूं, अगर मैं हिंदी का गद्यांश पढ़ के अगर आंसर दूंगा तो मैं कभी भी आंसर नहीं कर पाऊंगा। बहुत बड़ी सच्चाई है। एक रीडिंग इंग्लिश में पढ़ लूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ रहा था, एनवायरमेंट का एक गद्य था, मैं पढ़ रहा था, उसका जो है वो कंप्रीहेंशन हिंदी में नहीं समझ में आया क्या कह रहा है। तो बेसिकली वो पैसेज इंग्लिश से ही लिए जाते हैं। ठीक है, हिंदी के पैसेज अलग नहीं लिए जाते हैं, तो इंग्लिश से लिए जाते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। अब हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर में बड़ा फर्क होता है, वो बीत जाते हैं, वो खत्म हो जाता है। राहुल कुमार ने पूछा सर उपनिषद उपदेश शिक्षा में क्या अंतर होता है? ठीक है, उपनिषद उपदेश और शिक्षा में क्या अंतर होता है, चलो ये क्वेश्चन अभी रखे रहो। पढ़ लिया तुम्हारा राहुल, अब इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा अभी, जहां पे इसका मौका आएगा, निश्चिंत रहो, इसका मौका आएगा। और देखो रिंपू, ऐसी बात नहीं कि मेरे साथ वो बैठेंगे कोई नया बात करेंगे। देखो उनके वीडियो एक दो कहीं जूम मीटिंग पे आ चुके हैं, तो वहाँ जाके देख सकती हो। तुम्हें अगर लग रहा है कि वो तुम्हें कुछ ऐसा गूढ़ दर्शन बताएंगी जो उसके बिना तुम जल में मछली तड़प रही हो, कि वो ही जानने के लिए तुम बेताब बैठी हो कि नहीं ये जान जाएंगे तो हम बहुत अच्छा पढ़ना शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आज की डेट में हम इन्फॉर्मेशन युग में हैं, यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, मेरे साथ प्री के बाद ही अब लोगों से मुलाकात होगी, मैं बिजी हो गया हूँ प्री में, और हमारे यहाँ भी फैसिलिटेशन समारोह होगा, तो मेरे ख्याल से हम प्री के आसपास ही कर पाएंगे, उससे पहले हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और उसमें कई लोग चूंकि अभी दोबारा एग्जाम दे रहे हैं रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए, तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अभी हम उनको इस समय छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, सब इधर उधर अपना बिजी हैं, और जूम मीटिंग करा के रिकॉर्ड कर लेने में वो मज़ा नहीं है। मेरा 1 to 1 जब मैं बात करता हूँ तो आपके क्वेश्चंस को उनके सामने अच्छे से रख पाता हूँ। चलें, तो डायनेस्टी हमारा निर्मित हुआ। हम क्या कर रहे हैं अभी? अभी हम इतिहास के कालक्रम को समझ रहे हैं कि एक्चुअली में जो हमारा फंडामेंटल है वो डेवलप कैसे हुआ। हमारे फंडामेंटल में क्या है? हम इतिहास को जिस रूप में देखते हैं, इतिहास उस तरह नहीं है। इतिहास फैक्ट का संकलन नहीं है। इतिहास ह्यूमैनिटी में सबसे कम मार्क्स पाने वाले का सब्जेक्ट नहीं है। इतिहास हमें अपने अतीत को बताता है। इतिहास बताता है कि वर्तमान सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं हमेशा यही कहता चला आया हूँ, इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतिहास हमें चिंतन के बारे में जानकारी देता है। हिस्ट्री हमें बताता है थॉटफुल कैसे हुआ जाता है। सबसे बड़ा जो मेरा उत्तरदायित्व है, जैसा मेरे कई स्टूडेंट ने मुझे भेजा भी, और मैं समझता हूं कि जो हालात बनते चले जा रहे हैं उस तरह भारत के लिए बहुत ही एक वक्त आ रहा है। ठीक है, मैं एक शिक्षक के रूप में मेरी क्या जिम्मेदारी, मैं इसको बताता हूं और मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य अगर जान जाओगे, मेरा पर्पस जान जाओगे, तो तुम समर्थन या विरोध स्पष्ट रूप से कर पाओगे। चाहे तुम मेरा विरोध करो, चाहे मेरा स्पष्ट करो, लेकिन तुम डायलेमा में नहीं रहोगे। मेरा मानना है कि जिस तरह से चाइना, अभी आज खबर आई कि लगभग 50% उसकी जीडीपी कर्ज में चली गई है, 50%, 52% के आसपास जा रही है। अमेरिका अपनी ही दिक्कतों में फंसा हुआ है। ब्रिटेन ब्रेग्जिट से बाहर हो गया, अब देखिए वहां पे क्या हालत होगी। वहां गैस नहीं है, वहां पे लोग पेट्रोल नहीं है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। इधर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो शरिया और गैर शरिया के बीच में फंस गई हैं। वो किधर जाएं? वो इस्लामिक अगर होती हैं तो शरिया अपने जिस रूप में सामने आ रहा है, शरीयत के रूप में अगर हम बात करें, तो वो शरीयत जिस रूप में सामने आ रहा है वो आज के मॉडर्न युग में, कंप्यूटर युग में वो फैसिलिटेट नहीं कर रहा है। आज तुम स्त्री को बुर्के के अंदर नहीं रख सकते, आज वो तुम्हारी श्रम शक्ति का हिस्सा है। आज पूरी दुनिया में यही देखो, टॉप 3 में 2 लड़कियां हैं। अगर पढ़ने का इनको मौका ना दिया जाता तो ये कैसे जो है टॉप 3 में आती। तो ऐसा बहुत कुछ है जो बदलाव के साथ जा रहा है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हिंदुस्तान में हो रहा है, हर जगह ये बदलाव हो रहा है। लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
तो अब ऐसी कंडीशन में आज मध्ययुगीन यानी कि जो मेडाइवल टाइम का जो कानून है कि ये होगा वो नहीं होगा, पुरुष सब कुछ तय करेगा, वो आज के मॉडर्न युग में, सोशल मीडिया के युग में बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। तो पूरी दुनिया ना फंसी सी तक दिखाई पड़ रही है। अब मुझे जो मैं कैलकुलेशन करता हूं मैप को लेकर बैठ के, तो मुझे ये दिखाई पड़ता है कि पूरी दुनिया में भारत के लिए संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा संभावनाएं बनी हुई हैं। हाँ बोलो। कौन सी साइट? नहीं वो हम नहीं चला रहे हैं, हमारा ojang.com है, आप एक बार चेक कर लो। ठीक है, आराम से बात कर लो आप। एक तो फ़ोन से बड़ा परेशान हूँ मैं। हाँ जी, तो बेसिकली क्या है कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि भारत में संभावनाएं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इस समय है, क्योंकि हमारे पास एक तो बड़ी युवा आबादी है, एक लोकतांत्रिक देश है, मजबूत सरकार भी है हमारे पास, और हमारे पास आईटी टेक्नोलॉजी, इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है जो वैश्विक भाषा से हमें जोड़ती है, वर्ल्ड लेवल पे जोड़ती है। संसाधन है हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी कृषि भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, और हमारे पास एक कल्चरल सेटअप है। तो मुझे अपने राष्ट्र में संभावनाएं दिखाई पड़ी। ऐसा लग रहा है कि वर्षों के बाद, मतलब अंग्रेजों की गुलामी, उसके बाद बहुत लंबे समय तक राजनीतिक उठापटक, वंचना, अभाव से हम निकल के पहुंचे हैं। तो मुझे लग रहा है बड़ा स्वर्णिम सा युग आ रहा है, और हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं, इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि हमें लगता था कि चाइना को हम पीछे नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है चाइना अपने ही जाल में फंस जाए। मेरी कैलकुलेशन है कि भारत एक राष्ट्र में उभरने का एक बहुत स्वर्णिम समय आ रहा है, गोल्डन टाइम आ रहा है हमारा। एज अ नेशन हम बड़ा तेजी से राइज कर सकते हैं, विश्व पटल पर जा सकते हैं, अपनी बहुत बड़ी आबादी को गरीबी से निकाल सकते हैं। जब एक नेशन राइज करता है ना, तो उसके लोगों के जीवन स्तर बढ़ता है। कब तक हम सरकारी योजनाओं के दम पे बनेंगे, तुम्हें फलाना दे दिया जाएगा, गरीब बेचारा गरीब बना, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, संसाधन नहीं मिल रहे, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं मिल रहा है, हमारे लोगों को बेसिक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, टॉयलेट की सुविधा तक नहीं है, स्त्रियों को जो खुले में शौच जाना पड़ता है, बहुत सी ऐसी समस्याएं जिनका अंबार लगा हुआ है। तो जब मैं राष्ट्र के उभरने की बात करता हूं, तो मैं सिर्फ एक गौरवमयी अतीत को वापस वर्तमान में लाने की बात नहीं कर रहा हूं, एक जो है वो हमारा एक बहुत गोल्डन पास्ट रहा है उसको लाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक इकोनॉमिस्ट के नजरिए से देखता हूं, तो मेरे राष्ट्र में कम से कम 2 वक्त का खाना तो सबको मिले। वो बच्चा जो कुपोषण सा शिकार है, स्टंटिंग का शिकार है, ठीक है, उसका वेट कम है, कम से कम उसको सही न्यूट्रिशन तो मिले, कम से कम वो स्कूल का मुक्त तो देखे। जब मैं कल भी अभी परसों में लौट रहा था रात में, तो गाड़ी के पास एक बच्चा भीख मांगते हुए, 2 बच्चे भीख मांगते हुए। अब ऐसी स्थिति, ऐसा डिलेमा क्रिएट हो जाता है कि मैं उस बच्चे को पैसे दूं या ना दूं। मतलब अंदर दो चला हो कि भाई ये भिक्षावृत्ति में ढकेला जा सकता है, वहीं दूसरे तरफ यार सिचुएशन को कब तक सुधारेंगे, इसके पास आज खाने को नहीं है, तो फंसे रहे। और मेरे ख्याल से आप भी इसी तरह फंसते होंगे, आपके दिमाग में इस तरह डिलेमा चलता होगा। तो मैं एक शिक्षक की भूमिका में हूं, और मैं चाहता हूं कि आप जितने भी मेरे उजांकियन से मुझे सुन रहे हैं, किस्मत से इतना अच्छा बैच है, इतना बड़ा बैच है, और इतने आप इंटेलेक्चुअल्स हो, इतना आपके अंदर एक, मैंने देखा आप जब मैसेज करते हो तो एक सोच मुझे दिखाई पड़ती है कि इनके अंदर कितनी आग है। और मैं अब तक मेरी पूरी लाइफ में जहां भी मैं टीचिंग किया, अलग अलग क्षेत्रों में, मुझे दिखाई पड़ा कि मेरे स्टूडेंट के अंदर एक आग है। मतलब मैंने हमेशा, कोई आज तक मुझे बेवकूफ़ स्टूडेंट दिखाई नहीं पड़ा, कोई फालतू स्टूडेंट मुझे आज तक दिखाई नहीं पड़ा। बस जरूरत थी एक टीचर के रूप में उसकी इस ज्वाला को इग्नाइट करने की, इस एनर्जी को सामने लाने की। तो मेरा उत्तरदायित्व तो है कि मैं तुम्हें एक बात बता सकूं, कम से कम तुम ये सोच सको कि एक राष्ट्र के रूप में हमारा उभरने का समय आ रहा है। सिर्फ हम अतीत की धरोहर पर, इतिहास पढ़ा रहा हूं तो अतीत की धरोहर पर जिंदा नहीं रह सकते। अतीत से सीखकर हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, वर्तमान में सक्रिय होकर अतीत से सीखकर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि मेरे राष्ट्र में मैं क्या देखता हूं, जब मैं कभी सोशल मीडिया पे जा रहा हूं, कभी मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा हूं, समाचार पढ़ रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि भारत धीरे धीरे छोटी छोटी पहचानों में विभाजित होता चला जा रहा है। कल मैंने देखा एक दलित पार्टी है, उनके हेड ने कहा कि नहीं, दलित हिंदू नहीं है, तो वो उसमें विभाजन करते चले जा रहे हैं। तो विभाजन बड़ा गहरा होता है, इससे मतलब नहीं कि तुम क्या हो क्या नहीं हो, क्या तुम्हारी मान्यताएं, लेकिन तुम सिर्फ प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन के बेस पे अपने आप को अलग कर रहे हो, या किसी रिएक्शन की वजह से तुम्हें अलग किया जा रहा है, चाहे वो ऊपर वाले कर रहे हो, नीचे वाले कर रहे हो। अभी आपने देखा है कि मिड डे मील का केस हुआ। मिड डे मील के केस में एक प्रधान ने जो आवाज उठा दी कि उन बच्चों के लिए अलग से जो है बर्तन रखे जाते हैं। मतलब इतने छोटे पर ही तुमने सामाजिक भेदभाव कर दिया। और उसने कहा जब मैंने एक्सपोज किया तो वहां के गांव के जो ठाकुर, उन्होंने मुझे गोली मारने का जो है वो कह दिया कि तुम्हें गोली मार देंगे, मुझे जो प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपने कैसे इस बात को उजागर कर दिया। तो ये हमारे समाज की वो सच्चाई है, वो जड़वत, वो इनर्शिया है, जहां वो अपनी छोटी छोटी पहचानों, अपने छोटे छोटे राजनीतिक लाभों की वजह से वो फंसे पड़े। और मेरे ख्याल से आप मेरे बात से इत्तेफाक रखते होंगे, आप जो है वो इसको समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं, न्यूज़पेपर में लगातार आया।
तो एक शिक्षक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कम से कम तुम्हें उस चीज के बारे में बताऊं कि इतिहास घूम कर वापस आ रहा है और भारत को फिर से एक मौका दे रहा है कि अपनी पूरी लेबर फोर्स के साथ, अपने पोटेंशियल के साथ, अपने रिसोर्सेज के साथ, अपनी डेमोग्राफी के साथ, अपने पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, अपनी लीजेसी के साथ, अपने इतिहास के साथ, अपने कल्चर के साथ इस बार पूरे विश्व में हमें उभरने का मौका मिला है। और उभरने का मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान को निगल लेंगे, पीओके अंदर ले लेंगे, चाइना का जो है वापस ले लेंगे, नहीं। मेरा यहां उभरने का मतलब है कि वो जो लड़ाई जो हमने 1947 में अंग्रेजों के खिलाफ जीती थी, हमें एक और लड़ाई लड़नी। मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास में बताया, वो हमारी भुखमरी, हमारी गरीबी, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, हमारी महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। आज भी हमारे यहाँ थोड़े थोड़े संसाधनों के लिए लोग राजधानी में भी लड़ रहे हैं कि भाई पानी नहीं है उनके पास, दवाइयां नहीं उनके पास, लोग मर जा रहे हैं, अस्पताल नहीं उनके पास। तो हमें अभी अपने लोगों को बहुत कुछ प्रोवाइड करना है, बहुत कुछ देना है। तो एक नागरिक होने के नाते, जैसे जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा कि राष्ट्र तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि तुम राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम लंबे समय तक, चूंकि हम अभाव में रहे, हम अपनी संस्कृतियों से कटे हुए रहे, हम नहीं जानते थे कि हम किस महान भूमि के पुत्र हैं या पुत्री हैं, हम किस महान संस्कृति की हम जो है वो एक धरोहर हैं। और उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो हम छोटी छोटी चीजों के लिए आपस में लड़ते रहे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी ड्यूटीज को भी निभाएं, अपने राइट्स के साथ साथ अपनी ड्यूटीज पे भी फोकस करें कि एक राष्ट्र के निर्माण में मेरा क्या योगदान है, एक शिक्षक का क्या योगदान है, एक विद्यार्थी का क्या योगदान है जो मुझे सुन रहा है, समझ रहा है। तो हम अगर अपने योगदान, अपने पार्टिसिपेशन की तरफ जाए, पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, संपूर्ण गेम को जीतने की बात नहीं हो रही है, हम पार्टिसिपेट करें, मतलब हम जहां हैं, जिस भी रूप में हैं, हम अपना कर्तव्य निर्वाहित करें। हम कम से कम सत्य के बारे में बात करें। तुम अपने जीवन भर में एक साल में 100 लोगों से ज्यादा बात करते होगे, मिलते होगे, तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय चीजों के बारे में सही तरीके से बात की, सही तरीके से बात की। अब जैसे एक बच्चे ने आज मुझे न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी कि वो किसी ने लिखा है कि साड़ी जो है सनातन धर्म के साथ थी। मैं बड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं, आप उसको किस रूप में बता रहे हैं, आप उसको धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। मैंने आपको उसका विज्ञान बताया कि साड़ी क्यों हमारे लोगों ने, पुराने लोगों ने अडॉप्ट की, वो बात करो। अभी भी वो क्या होगा, प्रतिक्रियात्मक बात कर रहे हैं कि विदेशी संस्कृति के खिलाफ भारतीय संस्कृति को खड़ा कर रहे हैं। तो क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, एक्शन के खिलाफ रिएक्शन कर रहे हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपका जो रिएक्शन है वो किसी और के लिए क्या होगा, वो भी एक्शन माना जाएगा, रिएक्शन माना जाएगा। तो आप जो कर रहे हैं वो किसी और के लिए रिएक्शन हो जाएगा। तो हो सकता है कल को भारतीय संस्कृति को लेकर, कल भारत में हिंदू संस्कृति और इस्लामिक संस्कृति की लड़ाई हो जाए। तो मेरे भारत में, मेरे अपने राष्ट्र में विभाजन क्या हो जाएगा, पहचानों का विभाजन बढ़ता चला जाएगा। सही बात तो करो, चॉइस दो उसको, किसी को। जैसे मैंने तुम्हें समझाया कि साड़ी या धोती या पैजामा हमारा मूल कपड़ा क्यों है, ठीक है, ये कुर्ता हमारा मूल कपड़ा क्यों है। तो ऐसा नहीं कि मैं कोट नहीं पहन रहा हूं या मैं जो है जीन्स नहीं पहन रहा हूं, पहन रहा हूं, लेकिन मेरे मन में एक चिंतन तो उभरा। कम से कम मैं हफ्ते में 2 से 3 दिन कुर्ता तो पहनना शुरू किया। मैंने अपनी जो है जलवायु के हिसाब से चीजों को देखना तो शुरू किया। बहुत से इसके फायदे हैं। जैसे अब मैं अपने जलवायु के अनुरूप रहूंगा तो मैं कम से कम बिजली जलाऊंगा, कम से कम एसी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं पर्यावरण का हितैषी हो जाऊंगा। तुम्हें चिंतन इसलिए नहीं करना है कि तुम किसी धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तुम्हें इसलिए अपने थॉट को नहीं डेवलप करना है कि तुम किसी रिलीजन या किसी पूजा पद्धति या किसी पंथ को जो है तुम अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हो, तुम उसको गौरव से करना चाहते हो। नहीं, तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम एक वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वैश्विक नागरिक के रूप में डेवलप होना चाहते हो। और भारत की भूमि में वसुधैव कुटुंबकम की बहुत ही गहरे बीज छुपे हुए हैं कि तुम एक ग्लोबलाइजेशन, एक वर्ल्ड नागरिक जिसे कहते हैं, वैश्विक नागरिक, वर्ल्ड सिटीजन के रूप में डेवलप हो सकते हो। तुम जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हो, तुम जल की बचत के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हो, अपने जो महापुरुष हैं उनके आदर्शों को स्थापित कर सकते हो। इतिहास हमें बहुत कुछ गहराई से बताता है, राइट। तो मैं अभी भी कहूंगा कि न्यूज़पेपर में भी जो लोग लिख रहे हैं वो बड़ा ही तार्किक नहीं लिख रहे हैं, वो प्रतिक्रियात्मक बात कर रहे हैं। जब बच्चे ने मुझे, मैंने कहा ठीक है लिखा है, पढ़ लिया, लेकिन सही तथ्यों पर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया में कल को क्या होगा, कोई हिंदू संस्कृति की बात कर देगा, भाई साड़ी हिंदू संस्कृति है, मुस्लिम संस्कृति, इसका मतलब तुमने कहा कि अगर ये साड़ी हिंदू संस्कृति है तो ये मुस्लिम संस्कृति नहीं है, ठीक है, ऐसा मुस्लिम संस्कृति नहीं है। जबकि संस्कृतियां जो होती हैं जलवायु और देशकाल के आधार पर होती हैं, पंथ के आधार पर नहीं होती हैं। संस्कृति ये है और ये धर्म है, ठीक है, जिसको तुम पंथ कहते हो या रिलीजन कहते हो वो ये है और संस्कृति ये है। तो तुम कैसे पंथ को संस्कृति के ऊपर ला सकते हो, तो मैथमेटिकली रॉन्ग है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि नियति मुझे हिस्ट्री तक लेकर आई है, जिस विषय को मैं एक्चुअली में नहीं कभी पढ़ाना चाहता था, ठीक है, मैं बच के भागता था, मैं नहीं पढ़ाना चाहता था कि नहीं, और कोई बड़ी इच्छा मेरी नहीं, लेकिन नियति कुछ कह रही है।
कई बार जो है समय काल ऐसा चलता है कि आपको वो चीजें करनी पड़ती हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। मुझे पढ़ने चिंतन में मजा आता था, लेकिन मैं कभी इस विषय को कभी पढ़ाऊंगा इस विषय में सपने में भी मैंने नहीं सोचा था। चलिए, मौका लगा है तो हम इसको देखते हैं। शायद मैं हो सकता है अपने सब्जेक्ट के साथ न्याय कर पा रहा हूं, या मेरी जो एक सोच है कि मेरी क्लास में इतने विद्यार्थी हैं कि उसमें से कुछ भी अगर उस समय चिंतन कर पाए, 10 लोगों से भी जाके बात करेंगे, तो शायद हम एक राष्ट्र के रूप में उभर पाएंगे, क्योंकि राष्ट्र की शक्ति लोगों में छिपी होती है। एक राष्ट्र अपने लोगों से मिलकर बनता है, और अगर हमारे लोग छोटी छोटी चीजों में विभाजित होंगे, भाषा पे, धर्म पे लड़ाई चल रही है, जातियों पे लड़ाई चल रही, 3000 जातियां हिंदू धर्म में अकेले, ठीक है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है, अलग अलग धर्मों की लड़ाई चल रही है, तो हम राष्ट्र की शक्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो एक हमारे सामने धीरे धीरे माहौल मुझे ऐसा बनता हुआ दिख रहा है कि एक बहुत गोल्डन चांस आ रहा है, वो गोल्डन चांस हमारे हाथ से निकल जाएगा। चले आगे बात करते हैं मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के बारे में। लिखो, प्रमुख शासक इसके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। आज जब संस्कृत में लग जाता है उसका मतलब नहीं, तो जिसको शोक ना हो, जिसको दुख ना हो, वो अशोक कहलाता है। देख लिया, मौर्य साम्राज्य। लिखो, मौर्य प्रशासन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य प्रशासन। लिखो इसका शीर्ष, जिसका जो लिखो शीर्षस्थ, हेड, प्रमुख राजा होता था। राजा, राजा कहलाता था। दे अपॉइंटेड अमात्य एंड मंत्रीज। राजा अमात्य और मंत्रियों की नियुक्ति करता था, जैसे आज कैबिनेट बनाई जाती है हमारी, जिसको लगता है योग्य लोग हैं मेरा प्रशासन चलाने में मदद कर सकते हैं, अमात्य और मंत्रियों की नियुक्ति करता था। अगला था प्रोविंसेस, प्रांत। तो साम्राज्य का जो हेड था एम्पायर का, वो राजा था। विक्रमादित्य, तुम्हारा मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अभी इसका जवाब देते हैं। प्रोविंस, प्रांत। प्रांत का जैसे आज हमारे यहाँ प्रांत में देखो, आज हमारे शासन व्यवस्था आज उसी तरह चल रही है। हमारे स्टेट्स होते हैं, एक सेंटर होता है, तो सेंटर में जो है क्या प्रधानमंत्री हो गया, अब वो अपने मंत्रियों की नियुक्ति कर रहा है। फिर प्रोविंसेस में, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग सेगमेंट, जैसे राष्ट्रपति के नाम पे शासन चल रहा है, तो प्रोविंसेस, प्रांत। प्रांत का जो सीट्स होता था, जो हेड होता था प्रमुख, वो गवर्नर होता था, ठीक है, वो गवर्नर के रूप में था, जो बेसिकली या तो कुमार या आर्यपुत्र हुआ करता था। तो कुमार का मतलब होता था राजा के ही पुत्र हैं या राजा राज परिवार से हैं, तो वो कुमार होते थे, गवर्नर, ठीक है। तो अपॉइंटेड, आज भी राष्ट्रपति क्या करता है, गवर्नर को अपॉइंट करता है, तो उसी तरह ये भी अपॉइंट किए जाते थे कि आपको प्रांतों को देखना है, छोटे छोटे प्रांत आपको देखने हैं। और एक होता था आर्यपुत्र, ठीक है। तो आर्यपुत्र जो है, आर्यपुत्र का मतलब, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ जन। तो जो दरबार में श्रेष्ठ जन होते थे, उनका कोई पुत्र, उनका जो बेटा, जो मुख्य दरबार में राजा के सलाहकार हैं, मान लो अमात्य हैं, तो उन्हीं के ही पुत्र जो है वो उनको दिया जाता था, आर्यपुत्रों को लड़ाई करने का मौका दिया जाता था। द प्रोविंसेस डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। लिखो, प्रांतों को विभिन्न जिलों में बांटा गया था, विभिन्न जिलों में विभाजित किया गया था, बांटा गया था। मधुर ने जैसे लिखा, अशोक का गवर्नर ऑफ अवंती, अवंती का गवर्नर था ये। तो बेसिकली एक्चुअली क्या होता था, ये ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते थे कि चले जाओ, यहाँ पर ट्रेनिंग भी होती थी, युद्ध छोटे छोटे करते रहते थे, प्रांतों की रखवाली करते थे घर से दूर रह के, तो उनको वो बेसिकली ट्रेनिंग हुआ करती थी। राजा अपने पुत्रों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया करते थे। नेक्स्ट वन,
तो प्रोविंसेस को डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों में बांटा गया, और इन जिलों को जनपद कहा गया। जनपद बताया था, जन का मतलब लोग, पद का मतलब चलना, जहां से लोग अपना कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो जनपद हो गया। ठीक है, पद मीन्स पैर, चलना, जन मतलब लोग, पीपल। तो इन डिस्ट्रिक्ट को जनपद कहा गया। यही जिले जो हैं, आज हमारे जो जिले हैं वो हमारे उस समय जनपद हुआ करते थे। अभी भी देखो आप, उत्तर प्रदेश में तमाम जनपद लिखा जाता है, जनपद फलाना, जनपद जौनपुर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। तो ये प्राचीन समय से ही हमारी परंपराएं चली आ रही हैं। देखो, डिस्ट्रिक्ट वॉज गवर्न बाय 3 ऑफिशियल्स। डिस्ट्रिक्ट वॉज गवर्न बाय 3 ऑफिशियल्स। जिले का प्रशासन 3 अधिकारियों के हाथ में था। पहला है प्रादेशिका, दूसरा राजुका और तीसरा युक्त। ये 3 अधिकारी हुआ करते थे, प्रादेशिका, राजुका और युक्त। राइट, प्रादेशिका, राजुका और युक्त। अच्छा, नोट्स लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? 1-2 लोगों का कमेंट आया था कि हिंदी में कराएं इसमें। ये किसी हिंदी या इंग्लिश वाले को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मैं जानना चाह रहा हूं। जितना शॉर्ट से शॉर्ट में कर सकता हूं उतना शॉर्ट से शॉर्ट किया मैंने, ताकि एक बार में आपको पूरी चीज समझ में आ जाए। चलो, नहीं कोई हो तो बता दो। अब जरा मौका लगा है तो अशोक के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। लिखो अशोक के अभिलेख, क्योंकि अशोक के अभिलेख से क्वेश्चन बहुत आता है। तो इंस्क्राइब जो इतना हमने इंस्क्राइब्स किए थे यहां पे अशोका के, लिखो अशोकास। अमात्य एक मंत्री हुआ करता था। ठीक है, अमात्य जो होते थे वो एक बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग हुआ करता था, जो शासन में मदद देता था, जो थिंकर, जैसे आज तुम्हारा नीति आयोग है, उस तरह अमात्यों का एक वर्ग हुआ करता था। ठीक है, जो थिंक करता था पॉलिसी कैसे बननी है, राजा को टैक्स कैसे लगाना है, क्या जो है वो प्रशासन चलाना है, गुप्तचरों को कौन देखेगा, तो इसके लिए अमात्य रखे गए थे। चलो, अशोक के अभिलेखों के बारे में, स्क्रिबलिंग्स ऑफ अशोका लिख लो। सबसे ज्यादा नाम अशोक शब्द कहां प्रयोग हुआ? लिखो अशोक में, अशोक की जगह सबसे ज्यादा नाम जो इस्तेमाल हुआ है प्रियदर्शी। लिखो मोस्टली यूज्ड, लाइक मोस्टली यूज्ड। अशोक की जगह प्रियदर्शी नाम सबसे ज्यादा यूज हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। प्रीवियस ईयर पेपर आज उठाओगे, मैंने अशोक से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां सब एक जगह डाल दी हैं। ठीक है, चलो दूसरा लिखो अशोक। अशोक नाम 2 जगह इस्तेमाल हुआ है, एक मास्की में, मास्की यानी आंध्र प्रदेश, कल मैप दिखाया था, मास्की में इन आंध्र प्रदेश। प्रियदर्शी मोस्टली यूज नेम इन अशोका स्क्रिबलिंग्स एंड अशोका इन मास्की एंड गुर्जरा, गुर्जरा अभिलेख में लिखा गया, गुर्जरा में, गुर्जरा एमपी में, मध्य प्रदेश। एक तीसरा नाम भी यूज किया गया, देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय निठार और उद्गोलम, ये 2 जगह जहां पर उसके जो है पत्थर के स्क्रिबलिंग्स मिली हैं, उसकी राइटिंग्स मिली हैं, तो वहां पर जो हमने इस्तेमाल किया है, दैट इज देवनाम प्रिय, निठार में और उद्गोलम में। हाँ, पहले मैं पढ़ा चुका हूं शुरुआती दौर में, लेकिन कई बच्चों ने उस समय, चूंकि क्या था, मैंने यूट्यूब पे क्लास ली थी इसकी, तो चूंकि कई लोग होते हैं कि भैया ये तो यूट्यूब पे ले रहे हैं तो इसका मतलब ये प्रमोशन कर रहे होंगे अपने उसका। हालांकि मैं बड़ा गंभीर रहता हूं पढ़ाते समय, ठीक है, तो उनको लगता है कि भाई प्रमोशन कर रहे हैं तो भैया इसमें जो है जुड़ने की जरूरत नहीं, इसलिए दोबारा लिख लो। और अगर आज प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे, अशोक से संबंधित तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में हो जाएंगे। ठीक है, बाहर जाके कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। चलो नेक्स्ट, अशोक के जो स्क्रिबलिंग्स थी उसका विषय यानी कि उसके अभिलेखों का विषय क्या था? सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट ऑफ स्क्रिबलिंग मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक।
ज्यादातर प्रशासनिक, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव। इकोनॉमिक सब्जेक्ट फाउंड इन रुम्मनदेई। रुम्मनदेई का जो अभिलेख था, रुम्मनदेई की स्क्रबलिंग थी, वो उसमें जो है वो केवल इकोनॉमिक सब्जेक्ट पाया गया, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है यही इसका मेन सब्जेक्ट था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ज्यादातर प्रशासनिक, केवल रुम्मनदेई में आर्थिक विषय पाए गए। इकोनॉमिक सब्जेक्ट फाउंड इन रुम्मनदेई स्क्रबलिंग। डन। बना लिया तो अच्छी बात है, रिवाइज कर लो। अच्छा, लिपि कौन सी थी, किस लैंग्वेज में बनाया गया? तो सबसे ज्यादा ब्राह्मी इस्तेमाल की गई है। लिखो ब्राह्मी, सबसे ज्यादा ब्राह्मी इस्तेमाल की गई है। और दूसरी लिपि है, राइटिंग का लैंग्वेज क्या था? खरोष्टी। खरोष्टी, खरोष्टी। खरोष्ट की खास बात क्या होती है, एग्जाम में पूछा गया है। ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, मतलब जैसे आज उर्दू लिखते हैं ना, उर्दू ऐसे लिखते हैं ना, दाएं से बाएं। तो देखो लैंग्वेजेस का परिवार आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं भारतीय संस्कृत की बात करता हूं। अशोक को सबसे ज्यादा महान माना जाता है, ठीक है, हमारे साम्राज्य में। दाएं से बाएं लिखी जाती खरोष्टी लिपि। कहां हमें देखने को मिली, कहां पर इस तरह के हमें स्क्रिबलिंग्स मिले? शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा में। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में इस तरह के खरोष्टी लिपि के हमें अभिलेख मिले। खरोष्टी लिपि के अभिलेख मिले। अच्छा, अशोक ने जो पत्थरों पर, ये भी देखो क्वेश्चन कहां कहां से पूछ लेते हैं, ठीक है। ये मैंने सारे क्वेश्चन से निकाले हुए हैं। मजा आया तुम्हें, आएगा कितना कितना वो डीपली जो है नॉलेज। एक बार ये भी देखना, जो ये मेरी हेडिंग्स है ना, इनको एक बार पढ़ने की कोशिश करना, तो तुम्हें पता चलेगा कि मतलब हर चीज क्वेश्चन बनाया उन्होंने। अशोक हो गए, बुद्ध हो गए, जैन हो गए, गुप्त वंश हो गया, ये सब तो फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी के। इनके बिना तो यूपीएससी तड़पता रहता है, जल बिन मछली। तो पूछ लिया कि बताओ सब कुछ ठीक है, बोले आपको सब कुछ बताओ पत्थर कौन सा था जहां पर वो बनाया गया? तो मोस्टली सैंडस्टोन्स, ठीक है, बलुआ पत्थर पे ये स्क्रिबलिंग यानी कि जो इन्होंने जो गढ़वाया था वो यही था। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रभु, सारे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन तुमसे क्वेश्चन नहीं याद कराना है, तुम्हें बताना है कि किसी भी चीज पर कितना, मतलब अशोक के अभिलेखों पर कितने तरह के क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, पूछ लिया कि अशोक के अभिलेख की खोज किसने की? मैंने तुम्हें पहले बताया था, ये हिंदुस्तानी बाद में खोज पर, पहले आए अंग्रेज, हमारा खोद के चले गए, और जो हमें खोजे अपने यहां लेकर चले गए, वहां से पढ़कर हमें बता देखो तुम्हारा इतिहास ऐसा रहा है। तुम ऐसे बोला, हाँ प्रभु, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमारा इतिहास ऐसे ही था, हम तो है ही है बकलोल, बेकार आदमी है। तो उन्होंने हमें ऐसे ही पढ़ाया हिस्ट्री हमारी, ठीक है, हिस्ट्री हमें ऐसे ही हमारी पढ़ाई गई है। इसीलिए हम भारतीय सिर्फ नागरिकता के आधार पर भारतीय हैं, बहुत ज्यादा हमारी सोच भारतीय नहीं है। खोज हमारी किसने की इसकी, अशोक के अभिलेखों की? दिल्ली में टी फाइंडर, 1750 में उसने टी फाइंडर ने खोजा था, टी फाइंडर। और सबसे पहले रीड किसने किया था? दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले खोजा किसने था? हु सर्चेस डिस्कवर दिस? टी फाइंडर, 1750 में। सबसे पहले पढ़ा किसने था, इस लिपि को पढ़ा किसने? अच्छा देखो, हमारा अभिलेख हमें नहीं पढ़ना आता था, ठीक है। हम सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा, फर्स्ट रेड बाई, डिकोड बाई जेम्स प्रिंसेप। अब इसने पढ़ के जो तुम्हें बताया, तुम हाँ 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 भैया सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, तुम बहुत बढ़िया कह रहे हो भैया, हम ऐसे करते चले आए, ऐसे ही हमारा इतिहास बना, पीढ़ी दर पीढ़ी हमने एक दूसरे को समझाया ऐसे ही। सबसे टफ क्वेश्चन ये था, इसका वास्तु, राइट। हाँ, मास्की कर्नाटका में है, अगर कहीं गलत लिखा तो सही कर लेना उसको, ठीक है, कोई बात नहीं है। वास्तु के बारे में लिख लो, यानी कि जैसे हम आज भी अपना सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, अशोक स्तंभ के रूप में, और अगर हम भारत के जो है सिंबल में भी यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा शेर बना हुआ है, शेर के नीचे जो है चक्र बना हुआ है, चक्र के दोनों तरफ जो है वो जानवर बने हुए हैं, उसके नीचे उल्टा कमल रखा हो चबूतरे पर। तो तुमने कभी भी जो है अशोक स्तंभ के रूप में जब हमारे भारत का प्रतीक चिन्ह देखा होगा, जब आप आईएएस बनोगे तो आपकी मेज पे मिलेगा आपको रखने के लिए, तो ध्यान से वो कैसे बना हुआ उसका हम जो आर्किटेक्चर देखते हैं। राइट, वो क्या है इसका आर्किटेक्चर? इसमें स्क्वायर जो है वो बेस है, चौकोर चबूतरा है, जो प्लेटफॉर्म है वो स्क्वायरिश है।
चौकोर चबूतरा, उसके ऊपर उल्टा कमल रखा है, इन्वर्टेड लोटस ऑन दैट, राइट, ऑन टॉप ऑफ प्लेटफॉर्म, इन्वर्टेड लोटस, उल्टा तुमने देखा होगा कमल उल्टे की तरफ से रखा हुआ है। दूसरा, ये गोलाकार है, बाहर से ये पेरीफेरी लेता है, गोलाकार है यानी कि जो है राउंडेड है, और एकल पत्थर से बना है, सिंगल स्टोन, मेड बाय सिंगल स्टोन, ज्वाइंट्स नहीं इसमें। खास बात है, ये पूछा था, ऑप्शन में दिया था, क्या ये स्थापत्य संरचना है? नहीं, ये स्थापत्य संरचना यानी कि ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर नहीं है। स्थापत्य का मतलब जैसे किले जो बनाए जाते हैं, महल बनाए जाते हैं, ये स्थापत्य संरचना होते हैं। नहीं, ये मूवेबल थे, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। तो ये क्या होता था, ये जो है लैंडेड आर्किटेक्चर नहीं थे, ये स्थापत्य संरचना नहीं थी, ये मूवेबल थे, एक जगह से दूसरी जगह इन पिलर्स फॉर्म में लेकर जाते थे। क्लियर है? तो इसकी डिजाइन ऐसी थी। तो ये अशोक के बारे में बेसिक जानकारी है, अगर प्री का क्वेश्चन लगाओगे तो तुम्हें काफी कुछ मिल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन से याद आया, हमारी क्लास में इतने ढीठ हैं, मतलब इतने बच्चे हैं और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं। बड़ा बढ़िया काम करो, बहुत बढ़िया, मतलब टॉपर है। देखो रिंपी देवी जो है कह रही है कि अंकिता से भी बुलवा दो, बुलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्री प्री निकल जाने दो, उनसे बुलवा लेंगे मन करेगा तो भैया उसमें ऐसा होता है कि वो अभी 2 टॉपर चिल्ला गए, अभी 2-4 और चिल्ला लेंगे कि भाई दे दो, मतलब प्री क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो। 499 में टेस्ट रखा है, बोलो कि नहीं करना है तो हमें बता दो, हम फीस तो बढ़ाएं कम से कम, तुम्हारे चक्कर में हम लटके हुए हैं। अभी कल को बढ़ा देंगे, धाए धाए फोन आने शुरू हो जाएंगे, तो हम उसमें और परेशान हो जाएंगे। तो नहीं उसको ज्वाइन करना, बता दो सर नहीं ज्वाइन करना, खत्म हो गई बात। एनसीईआरटी का स्टूडेंट एनसीईआरटी का टेस्ट नहीं दे रहा है, अब क्या हम करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। चलो, अब चूंकि मैंने कहा था कि भारत में जो है, हम जैसे इतिहास में हमें पढ़ाने का जो तरीका होता है वो बेसिकली हम ये देखते हैं, राजवंशों के बारे में पढ़ लेते हैं, युद्धों के बारे में पढ़ लेते हैं, वॉर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, डेट्स याद कर लेते हैं, हमें लगता है कि यही इतिहास है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, क्रॉनिकोलॉजिकल स्टडीज हम इनकी कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि दिस इज द हिस्ट्री एंड नाउ वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। बट यूपी जो एनसीईआरटीज है वो कहता है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री इन अ होलिस्टिक वे। केवल राजवंश यानी डायनेस्टीज, कुछ कुल यानी कि क्लान, ये अकेले जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम को, यानी उस समय का जो देश काल है उसके बारे में सब कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, इनका एक स्पेसिफिक कल्चर हो सकता है, इनका अपना सेगमेंट हो सकता है, बट सवाल है कि क्या जनता जो है, जो हमारी बेसिक जो हमारी पॉपुलेशन है, वो क्या बिहेव कर रही है, वो किस तरह से लेके चल रही है, क्या वो राजा के आदर्शों को अपना रही है, क्या वो राजा की चीजों को अपना रही है, नहीं अपना रही है, इसके बारे में वो कहते हैं कि इस पर हमें एक बड़ी जो है बड़ी जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए लिखो, हेडिंग डालो, वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। लिखो, जीवंत गांव और उभरते कस्बे, जीवंत गांव और विकसित होते कस्बे या उभरते कस्बे। फ्रॉम विलेज टू टाउन्स, राइट, लिखो, गांव से कस्बों तक। तो गांव से कस्बे जो है, हमने इससे पहले पढ़ा कि जो उस समय का अर्बन कल्चर था वो किलों के आसपास डेवलप होना शुरू हो गया था, जहां राजा एक ऊंचे स्थान पर रहता था, ठीक है, एक राइज प्लेस पे रहता था, हाई प्लेस पे, और आसपास जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आर्थिक गतिविधियां थी, सैन्य गतिविधियां, आर्मी एक्टिविटीज, वो बड़ी ज्यादा हुआ करती थी, बहुत ज्यादा जो है वो रिच हुआ करता था। लेकिन सवाल है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो कल्चरल एक्टिविटी है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, वो क्या अंतिम हिस्से तक पहुंच पाई? क्योंकि बहुत बड़ी आबादी हमारी गांव और कस्बों में रहा करती थी। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो उस समय का सेटअप था वो किस रूप में था, उस समय के गांव और टाउन के बारे में स्टडी करके हमें काफी कुछ जानकारी पता चल जाएगी कि एक्चुअली में हम किस तरह के एक हॉलिस्टिक, जिसे हम लोग कहते हैं, हमारे कल्चरल सेटअप में क्या महत्वपूर्ण बात थी। तो लिखो, फ्रॉम विलेज टू टाउन, यानी गांव से कस्बों की तरफ। क्यों ये इंपॉर्टेंट हो चुके थे? लिखो, इस समय राइज ऑफ न्यू किंगडम्स, नए नए, लिखो, रीजन क्या था कि गांव से कस्बों का एक विकास क्यों हुआ, यानी किलों से बाहर निकलकर, उस किंगडम से बाहर निकलकर, महाजनपद से बाहर निकलकर दूर दराज के गांव तक जो है वो विकास यात्रा कैसे तय हुई, उस समय की डिमांड क्या आई थी, उस समय की डिमांड को समझना बड़ा जरूरी है। हाँ बोलो।
हम्म। हाँ सर, ये कह रहे थे मतलब सर की जो प्लाट की मेन टेनेंट होनी थी, तो ये लोग इन लोगों के पास उसका एक्सेस नहीं था, तो यहाँ से लाइव कराने के लिए बोल रहे थे, तो करवा दें सर। कौन से सर की? ये विजय सर की 1 बजे से क्लास है, मेन टेनेंट सर। हाँ करा दो। ठीक सर, वो यहीं पे सर कंफर्म कर लें। ठीक ठीक ठीक। फ्रॉम विलेज टू टाउन देखो, राइज ऑफ न्यू किंगडम देखो, नए 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 राजधानियों का उदय हुआ, नई नई राजधानियों का उदय हुआ। तो राजधानी में उदय हुआ, जैसे हमारे शहर हैं, तो आज हमारे शहर जैसे से आज हमारा देखा कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास इतना बड़ा अर्बन कल्चर नहीं था। आज हमारी लगभग 40% से ज़्यादा आबादी अर्बन होने की तरफ बढ़ गई है। तो हमारे शहरों में क्या हो रहा है, फूड डिमांड आ रही है, तो खाने पीने के जो है वो सामान की हमें डिमांड बढ़ती है। तो ये कहाँ पर होता है, ये हमारा बेसिकली गाँव हम उसको सप्लाई करते हैं। ये सिस्टम आज भी चल रहा है और पूरी दुनिया में ये सिस्टम चलता है। देखो, राइज ऑफ फूड डिमांड ड्यू टू दिस, तो इसका मतलब हुआ ड्यू टू दिस। इसके बाद क्या हुआ, लिखो, अतः खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ गई। कि किंगडम का मतलब ये होता था पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। आप शहर क्यों जाते हैं, ताकि आपको नौकरी मिले, आपका इनकम ज्यादा बढ़ जाए, तभी तो आप शहर जाते हैं। राइज ऑफ फूड डिमांड देखो, खाद्य जरूरतों में उछाल आया। नेक्स्ट वन, डिस्कवरी ऑफ आयरन। इसी समय मैंने बताया था आयरन प्लॉ की खोज हुई, डिस्कवरी ऑफ आयरन, लोहे की खोज हुई। सो देयर आर मोर फॉरेस्ट अंडर एग्रीकल्चर। अब वनों को काट के हमने जो है वो कृषि कार्य शुरू कर दिया। आयरन से हम कुल्हाड़ी बनाने लगे, हंसिया बनाने लगे। देखो, ज्यादा से ज्यादा वन अब कृषि भूमि में परिवर्तित होने लगे। ज्यादा से ज्यादा वन अब कृषि भूमि में परिवर्तित होने लगे, यानी अब मनुष्य एक स्पेसीज नहीं रह गया था, अब वो डोमिनेंट हो गया था एग्रीकल्चर नेचर के ऊपर। नेक्स्ट लिखो, सरप्लस प्रोडक्शन। आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगे, मतलब जितनी हमारी आवश्यकता थी अब हम उसके सरप्लस चले गए, अब हम डिफिसिट नहीं रह गए। हमारा नेचर बदल गया, अब हमने उसको संग्रहण करना शुरू कर दिया। हमने वनों को काट के अपने खेतों का आकार बढ़ा लिया, हमने पशुओं को जो है वो खेतों में लगा दिया, एनिमल हस्बेंड्री हम करने लगे। तो धीरे धीरे हमारी ताकत बढ़ती चली गई। नतीजा क्या हुआ, हमें सरप्लस प्रोडक्शन मिलने लगा। जैसे आज सरकार कहती है कि भाई हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमने गेहूं उत्पादन किया। आपने देखा रिकॉर्ड ऐसे कुछ ऐसे आता है हेडिंग कि गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन, ठीक है। तो इस तरह के हमारे, या चावल का रिकॉर्ड उत्पादन, इस तरह आपने हेडिंग देखा होगा। तो ये उस समय से भी कहानी चली आ रही है। सरप्लस प्रोडक्शन, आवश्यकता से अधिक उत्पादन। नेक्स्ट वन, ड्यू टू दिस ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स। तो अब क्या हो, जैसे मान लो कपास उगाने लगे आप, जूट उगाने लगे, रेशे उगाने लगे। तो प्रोडक्शन इज नॉट अबाउट कि गेहूं चावल, आप प्रोडक्शन बढ़ाने लगे, रेशम के जो कीड़े पालने लगे। तो आपका उत्पादन जब बढ़ा तो इनको यूटिलाइज करने के लिए क्राफ्ट, जब भाई पेट की आग बुझती है। आज भारत में क्यों नहीं ये चीज हो पा रही है, क्योंकि भारत में ये कि तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दूसरा क्या हो रहा है कि आज सबका पेट भरना ही सबसे बड़ी समस्या है। भारत की 42% आबादी कुपोषित है। भारत में अभी भी ऐसे जो है लगभग माना जा रहा है कि लगभग मान लीजिए कि बुरी से बुरी हालत में 18 से 19 करोड़ ऐसे लोग हैं जो दोनों वक्त का खाना नहीं पाते हैं। तो सवाल ये है कि जब कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन कहाँ हुए, तो भजन वजन की बात तो तब आएगी जब पेट में जो है वो चारा चला जाएगा। तो यहां पर भी वही चीज हो रही है। तो क्या हुआ कि जब राष्ट्र में लोगों की भूख पूरी हो जाती, चाइना क्यों इतना आगे चला गया, चाइना के लोग क्यों जो है वो प्रोडक्शन में आगे चले गए, चाइना क्यों पूरी दुनिया की फैक्ट्री कन्वर्ट हो गया, जो जैसे कहते हैं कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन वो क्यों करने लगा, ठीक है। इसको इकोनॉमी ऑफ स्केल क्यों कहते हैं, उसका सिंपल सा फंडा है कि लोगों की 1970 तक वो भुखमरी का शिकार, अकाल का शिकार थे। उन्होंने पर्याप्त प्रोडक्शन किया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया, एग्रीकल्चर इन्हांसमेंट किया। तो जब लोगों का पेट भरने लगा, लोगों को लगा नहीं हमारा खाद्य सुरक्षा हो गई। सबसे बड़ा डर हमारे पास है कि रात में हम खाएंगे क्या। तो जब खाद्य सुरक्षा हो गई, वहां से इनकम सुरक्षा आ गई, तो लोगों ने अब इनोवेशन करना, टेक्नोलॉजी को अपनाना, स्किल एनहांस करना, इस पर ध्यान देना शुरू किया। यही सबसे बड़ा फंडा होता है। तो वो पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है। तो जब भारत सोने की चिड़िया में कन्वर्ट हुआ, उससे पहले कुछ और भी चीजें हुई, ठीक है। हमने एग्रीकल्चर को, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, एग्रीकल्चर को डोमिनेंस किया, सरप्लस प्रोडक्शन किया हमने। तो नतीजा क्या हुआ कि लोगों की एक आजीविका सुरक्षित होने लगी, और उधर जो है वो जो राजधानियां थी वो डिमांड करने लगी। तो डिमांड करने वाले, सप्लाई करने वाले आसपास आ गए। तो ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स लिखो, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प की वृद्धि हुई। अब जब आप हस्तशिल्प बनाएंगे, कपड़े अच्छे बनाने लगे, सूती कपड़े, रेशम के कपड़े, हथियार, माला, ठीक है, ज्वेलरी, ठीक है, गांव में बनी हुई चीजों का जो है उत्पादन करने लगे। तो
तो नतीजा क्या हुआ, इंक्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स, और धीरे धीरे लिखो व्यापार और वाणिज्य में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। तो कभी तुम गांव गए हो तो तुमने देखा होगा गांव के आसपास एक हाट लगती है, अभी भी तुमने देखा होगा पशु मेला लगता है, हाट लगती है, साप्ताहिक बाजार लगता है, वीकली मार्केट लगती है, शायद आपने देखा हो। तो क्या होता है वहां पर, जैसे मान लो मैंने अपना सामान बनाया, तो जैसे हम लोग छोटे थे तो दादी हमारी जो है एक साप्ताहिक बाजार लगा करता था, तो गांव से 6-7 किलोमीटर दूर था। तो वहां पे क्या होता था कि शहर से बनी हुई वस्तुएं भी मिल जाती थी, हमें सब्जियां मिल जाती थी, आइसक्रीम मिलती थी, सबसे बड़ी बात है। तो मैं तो दादी के साथ इसीलिए जो है वो उनकी उंगली पकड़ के चल दिया करता था, 6-7 किलोमीटर चलने का भी लालच था कि हाँ चलो कम से कम वहां जाएंगे तो आइसक्रीम मिलेगी वहां पे। तो वो आइसक्रीम दिला के लेकर आती थी, या और भी जो खिलौने विलौने जो फूंक मारो तो आवाज करता था, उस समय यही सब लग्जरी हुआ करता था और क्या था। तो वो खिलौने विलौने मिल जाते थे, साइकिल छोटी छोटी प्लास्टिक की मिल जाती थी, उस समय थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई थी, या तमाम जो है खिलौने मिल जाते थे। तो हमें लगता था कि ये चीज़ें जो है वो टाउन्स में या अर्बन, ये गांव में नहीं मिला करता था। जब हम गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे तो हमें ग्रामीण मेलों में हमें ये चीज़ देखने को मिल जाती थी, आपने भी शायद देखा होगा। तो ये कल्चर हमारा आज का नहीं है, ये हम बहुत पहले से लेकर चल रहे हैं। तो क्या होता था कि उस पेरीफेरी में जो एक टाउन या एक मेथड होता था, वहां पर न्यू टाउन एंड सिटीज का डेवलपमेंट लिंक करते हुए डेवलपमेंट हो जाता था, और वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी एक आते थे, जैसे एक गांव से गया उस जगह पर एक बीच का हिस्सा होता है। टाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट कस्बों का था कि वो लिंक करता था, टाउन जो होते कस्बे जो होते हैं वो शहर और गांव को लिंक करने वाले होते हैं। गांव से जो उत्पादक है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहा है, जो उत्पादन कर रहा है, मान लो शहर के व्यक्ति को पनीर चाहिए, दूध चाहिए, उसने सुना है गांव का बड़ा शुद्ध होता है, तो आप क्या वो उस मार्केट पे गए, वहां पे वो अपना सामान ले आकर उन्होंने बेचा, बेचने वाले पहुंचे और खरीदार होने वाले। तो डिमांड सप्लाई को जो मीट करने वाला कॉन्सेप्ट था वो टाउन्स थे हमारे। तो ये बहुत पुराना हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, देयर इज अ फ्रिंजिंग टाउनशिप जो है वो डेवलप होने शुरू हुआ। लिखो लिखो इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज, लिखो इसके कारण नए कस्बों और शहरों का जन्म हुआ या उदय हुआ। नेक्स्ट वन, इट वॉज नोन एज एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। इसे द्वितीय शहरीकरण का युग कहा जाता है। जब हमारे साम्राज्य बनने शुरू हुए तो द्वितीय शहरीकरण, पहला शहरीकरण तो हड़प्पा था, तो हम भारत में सबसे समृद्ध अर्बनाइजेशन कल्चर के लोग थे। दूसरा अर्बनाइजेशन शुरू हुआ जब धीरे धीरे ये रजवाड़े, धीरे धीरे शक्ति केंद्र जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप हुए। इट इज नोन एज द एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ठीक है। तो उल्टा पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि डिफाइन द एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। पेपर 1 के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय शहरीकरण के युग से आपका क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लो, द्वितीय शहरीकरण के युग से आपका क्या तात्पर्य है। व्हाट डू मीन बाय द एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट लिखो फंक्शन ऑफ टाउन्स। इन कस्बों की क्रियाविधि क्या थी, लिखो कस्बों के कार्य। सम वर रिलीजियस टाउन, अब कुछ धार्मिक थे, जैसे यहां पर कोई नदी के किनारे कोई वहां पवित्र स्थान हुआ करता था, तो सम वर रिलीजियस टाउन, कुछ धार्मिक कस्बे थे।
नेक्स्ट वन, सम वर एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ प्रशासनिक कस्बे थे जहां से प्रशासन चलाया जाता था, प्रशासनिक कस्बे थे। सेवरल टाउन्स वर ट्रेडिंग, कुछ व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र थे, खासतौर पे जो कोस्टल एरिया के आसपास थे। कोस्टल यानी तटीय इलाकों में, अगर हम भारत के तटों में देखें तो वो ट्रेडिंग टाउन्स के रूप में डेवलप हुए, यानी वहां से व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। जैसे कोलकाता में हुगली का इस इलाका हो गया, लोथल के आसपास का इलाका गुजरात में हो गया, इस तरह अन्य हिस्सों में जहां से तटीय व्यापार संभव था वहां पर ये कार्य होते थे। सेवरल टाउन्स वर ट्रेडिंग। देखो इस समय के दो कस्बे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे, उस समय के दो कस्बे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। एक मथुरा, अभी भी बहुत प्राचीन शहर के रूप में जाना जाता है, मथुरा। दूसरा अरिकामेदु। अरिकामेदु। तो मथुरा के बारे में अभी आप जानते हैं कि एक धार्मिक शहर है, एक रिलीजियस टाउन है और कृष्ण की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तमाम इसको लेकर आपको बहुत सी चर्चाएं, बहुत सी चीजें पता होंगी, ठीक है। अभी भी ये सैक्रेड प्लेस के रूप में हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जाना जाता है। तो ये बेसिकली सेकंड कैपिटल ऑफ कुषाण, देखो कुषाण की यह दूसरी राजधानी थी। बाकी इंफॉर्मेशन जब कुषाण पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। कुषाण की दूसरी राजधानी थी। इट वॉज सेंटर ऑफ टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, यह मंदिरों और मठों का केंद्र था। नेक्स्ट वन, दे आर नोन फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट, ये अपने कला और वास्तुकला के लिए, वास्तुशिल्प के लिए जाने गए। यहां पर जो बुद्ध की मूर्ति बनाने की जो कला थी वो मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर कही गई, ठीक है। कुषाणों के समय यह विकसित हुई थी। आगे चलकर मैं बुद्ध की मूर्ति कला जब पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। बुद्ध की 4 तरह की मूर्ति कलाओं का विस्तार हमें देखने को मिलता है। उसमें एक शैली थी मथुरा, भरहुत। उसमें मथुरा जो है वो एक बहुत फेमस शैली थी। इसकी शैली के बारे में आगे जब हम बात करेंगे तो वहां देखेंगे। तो मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर यानी मथुरा की जो मूर्ति कला थी वो विकसित हुई यहाँ पे मथुरा की। बड़ा ही माइन्यूटली इसमें डिटेल दिया जाता था। हाँ मैं क्लास में हूँ, अभी करता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं क्लास में हूँ अभी। मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर। नेक्स्ट वन, अरिकामेदु। जैसा मैंने बताया था कि जो हमारे ट्रेडिंग टाउन्स थे वो मोस्टली कोस्टल इलाके में हुए। तो अब देखो मैंने इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूं। कोस्टल ट्रेडिंग सेंटर, लिखो ये तटीय व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तटीय व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। पॉटरीज वर फाउंड, यहां पर मृदभांड पाए गए, बड़े खूबसूरत मृदभांड पाए गए, यानी मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट लिखो, शहरों के विषय में जानकारियां, फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, शहरों के विषय में जानकारियां। अब मुझे तुम बताओ, आज तुम तालिबान में मैं तुम्हें अफगानिस्तान भेज दूं और तुमसे कहूं कि वहां के ट्रेड, वहां की चित्रकला, नई मूर्ति कला, नई वास्तुकला, नया संगीत, इसके बारे में तुम हमें जानकारी दो। अब तुम्हें भेज दूं अफगानिस्तान, काबुल में उतार दूं, तुमसे इसके बारे में पूछूं कि बताओ चित्रकला कितनी विकसित हुई। मूर्ति कला विकसित होने का सवाल ही नहीं उठता। बानियान में मूर्ति थी बुद्ध की, वो भी उड़ा दी, बम से उड़ा दी जब सही नहीं तोड़ पाए तो, और कई दिन तक बम लगाया उसमें। तुमसे मैं वहां के संगीत के बारे में पूछूं, गोली मार दिया उसको, संगीतकार को, एक असर कलम कर दिया। तो ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये बकैती क्यों तुमसे बोल रही है कि वहां पे ये धार्मिक शहर था, वहां पर ये जो है वो फलाना शहर था, यहां पर ट्रेड हुआ करता था। क्या बात कर रहा है। अगर ऊपर की राजसत्ता नीचे के गांवों को पढ़ा रही है तो नीचे का जो व्यापारिक केंद्र हो रहा है, जो आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, जो विलेज प्रॉस्परस हो रहे हैं, टाउन्स प्रॉस्परस हो रहे हैं, वो तभी हो सकती है जब सत्ता जो है वो लोगों के हित के लिए काम कर रही हो।
सत्ता में हर पहचानों को समाहित किया जा रहा हो। भाई तालिबान भी तो एक सत्ता है, तालिबान भी एक शासन है, हमेशा शासन रहा है। मुसोलिनी भी एक शासन था, हिटलर भी एक शासन था, तो रूलिंग तो थी। पर अगर ये शरीयत को छोड़कर और किसी पहचान को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, उसमें भी मारामारी कर रहे हैं, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? पहचानों का संकट खड़ा हो जाएगा। डन। तो हमारे शहर और हमारे कस्बे हमारी पहचानों, उस समय की हमारी सत्ता के बारे में जानकारी देते हैं। यही बताने की कोशिश है कि क्या उस समय की सत्ता सहिष्णु थी, असहिष्णु थी, टॉलरेंट, इनटॉलरेंट थी, लोगों के हित के लिए काम करती थी। भाई मुझे व्यापार करना है, क्या बिना सड़कों के, बिना सरायों के व्यापार हो सकता था? राजा का कर्तव्य होता था। राजा रात में जाकर पहरेदारी करके वो देखता भी था कि जो सराय में नागरिक रुक रहे हैं, व्यापारी रुक रहे हैं, उनको सही से, मतलब कारवां चलता था, उनका कारवां हुआ करता था, मतलब बैलगाड़ियों का रेला चलता था, उनकी सुरक्षा हो रही है, रास्ते में उनको कोई लुटेरे लूट तो नहीं रहे हैं, सराय जो है वो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, हत्याएं तो नहीं हो रही है रास्ते में। तो ये राजा का कर्तव्य हुआ करता था, तभी तो उसके यहाँ व्यापार आगे फलेगा फूलेगा। नहीं तो कौन जाएगा व्यापार करने जान की बाजी लगा के? नावें अच्छी हैं कि नहीं, पोर्ट्स अच्छे डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हुए हैं, बाजार अच्छे हैं कि नहीं। और फिर सवाल है कि बाजार में खरीदोगे क्या जब नागरिकों की परचेजिंग पावर पैरिटी अच्छी नहीं होगी? तो जब क्रय शक्ति क्षमता अच्छी नहीं होगी तो बाजार में तुम खरीदोगे नहीं कुछ। समझ गए ये क्यों पढ़ा रहा हूं? ये बताता है कि शासन तंत्र कितना महत्वपूर्ण होता है। अब तुम जाओ, अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में घुस जाओ, बोले भाई साहब वो नए किस्म का संगीत है। कल आया ना समलैंगिकों का कि हमें तालिबानी लोग छत से उठा फेंक देंगे, मार देंगे, ठीक, गला काट दे रहे हैं, सूली से लटका दे रहे हैं, चौराहों पे लाशें टंगी हुई हैं। ये दृश्य शुरू हो गए फिर से। यही होना भी था उनका, ये मेडाइवल कल्चर उनका चला, डरा डरा के शासन करना। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया कि अब तुम उम्मीद करो कि अफगानिस्तान के लोग शास्त्रीय संगीत में बहुत आगे जाएंगे। तुम सोच सकते हो? कभी नहीं सोच सकते। चित्रकला बहुत प्रॉस्परस होगी, सोच के देखो जरा। वास्तुकला बहुत प्रॉस्परस होगी, नए नए स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तुम सोचो, आराम से बैठ के सोचो, ठीक है। वहां पर नए नए व्यापारिक केंद्र होंगे, लोगों को खुलापन मिलेगा, लोगों की पसंद, जब खुलापन मिलता है तो क्या होता है? आपकी पसंद विविडिफाई होती है, उसमें जो है आप बहुत विविधता लेकर आते हैं अपनी पसंद में। तो अभी आज से कुछ दिन पहले, कुछ साल भी नहीं कहोगे, कुछ महीने पहले वहां जीन्स भी बिका करती थी, ठीक है। वहां पर म्यूजिक सिस्टम भी बिका करते थे, वहां पे लोग संगीत का सामान भी खरीदते थे, वहां वेस्टर्न म्यूजिक भी सुनते थे। अभी कुछ महीने पहले अफगानिस्तान में ऐसा होता था, कुछ महीने पहले वहां जीन्स भी बिकती थी। सुना पढ़ा होगा ना तुमने, महिलाएं बुर्का खरीद रही हैं, वहां जीन्स भी बिकती थी, वहां पर जो है वो म्यूजिक भी बिकता था, वहां संगीतकार भी थे, वहां पार्टीज भी होती थी, सब कुछ होता था वहां पे। अब जाके तुम अफगानिस्तान में करो। अब ये है विदीप नाथ ने लिखा है सम कंट्रीज सपोर्ट तालिबान। ना करें तो करें क्या भाई? ना करें तो करें क्या? क्या कर लोगे? अमेरिका क्या बिगाड़ लिया और रसिया ने क्या बिगाड़ लिया घुस के, ठीक है। तो सपोर्ट और अपोज की बात नहीं है, तुम्हें तो अपने बच के रहना है ना।